नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। दुनिया भर में इतने सारे देश हैं और इन देशों में घट रही अहम घटनाएं, सत्ता के स्तर पर हो रही हलचल, संस्कृति के अनूठे रंग, इन्हें ही समेटकर हम लाते हैं आप सबके लिए, क्योंकि आज के दौर में दूरियां सिमट गई हैं। दुनिया के एक हिस्से में अगर कुछ घटित होता है तो उसकी गूंज हर ओर सुनाई देती है। तेजी से बदलते वैश्विक घटनाक्रम से हम खुद को अलग नहीं रख सकते। लिहाजा अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे इस हफ्ते की दुनिया भर की वो सभी अहम खबरें जिनसे है आपका और हम सबका सरोकार। खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, साथ ही फिल्म, संगीत, कला और संस्कृति जगत की भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ। म्यांमार ने संसदीय लोकतंत्र की ओर बढ़ाया एक और कदम। आम चुनाव के लिए डाले गए वोट। लोकतंत्र समर्थक आंग सान सू की पार्टी एनएलडी और सैन्य समर्थक यूएसडीपी के बीच मुख्य मुकाबला। 6 दशक बाद पहली बार मिले चीन और ताइवान के राष्ट्रपति। सिंगापुर में हुई मुलाकात। स्वतंत्र देश की मान्यता देने से बचने के लिए चीन ने नहीं किया कोई द्विपक्षीय समझौता। ताइवान में भारी विरोध। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिस्र में रूसी विमान हादसे के पीछे जताई बम की आशंका। मिस्र और रूस ने किया इनकार। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, जांच तक करें इंतजार। पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले संयुक्त राष्ट्र की अहम पहल। विकासशील देशों की 8 परियोजनाओं के लिए $168 मिलियन किए मंजूर। और वियतनाम युद्ध की विभीषिका से दुनिया को रूबरू कराने वाली नापाम गर्ल को 43 साल बाद दर्द से राहत मिलने की उम्मीद। नापाम गर्ल का अब होगा लेजर से इलाज। तो पहले रुख करते हैं एशियाई देशों का। म्यांमार में रविवार को आम चुनाव के लिए वोट डाले गए। मुख्य मुकाबला लोकतंत्र समर्थक आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और सेना समर्थित यूएसडीपी के बीच है। इसके अलावा अन्य 90 पार्टियां भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। म्यांमार के लिए ये चुनाव काफी अहम है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकतंत्र की दिशा में देश का ये भविष्य तय करेंगे। म्यांमार की सैनिक सरकार ने लोकतंत्र की तरफ कदम तो बढ़ाया, लेकिन पिछले दरवाजे से सत्ता पर कब्जा बरकरार रखने का रास्ता भी खोले रखा। 2008 में देश को नया संविधान मिला, जिसके तहत संसद की 1/4 सीट सेना के लिए आरक्षित कर दी गई। मौका देख कुछ पूर्व सेनापतियों ने यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी का गठन किया और 2010 के चुनाव में सत्ता हासिल की। लेकिन 2012 के उपचुनाव में लोकतंत्र समर्थक आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 44 में से 43 सीटों पर कब्जा कर देश के मूड को बता दिया। एक बार फिर म्यांमार नई संसद चुन रहा है, लेकिन कुछ बदले माहौल में। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद बौद्ध धर्म और जाति का खुद को संरक्षक बताने वाली संस्था मां बाथा ने सूकी को मुसलमानों का समर्थक बताकर एनएलडी को वोट न देने की अपील की है। हालांकि सूकी ने हिंसा पर हमेशा खामोशी बनाए रखी और कोई मुस्लिम उम्मीदवार भी नहीं उतारा। उधर बड़े शहरों में यूएसडीपी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। हालांकि पिछले दिनों यूएसडीपी में भी अंदरूनी बगावत देखने को मिली। संसद के अध्यक्ष शान मन की सूकी के साथ गुप्त बैठक की खबरें लीक हुई तो उन्हें पद से हटा दिया गया। चुनाव में 90 अन्य दल भी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बीच मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर त्रुटियां भी उजागर हुई हैं। इन सब के बीच नई संसद चुने जाने के बाद अगले साल के आरंभ तक नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। सेना, उच्च और निचले सदन द्वारा नामित किए गए उम्मीदवारों में से एक राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, जबकि 2 अन्य खुद ब खुद उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। एक चीज तो तय है कि सूकी किसी भी हाल में राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगी। कानून के अनुसार जीवन साथी या वंशज के विदेशी होने पर किसी व्यक्ति को राष्ट्र प्रमुख नहीं बनाया जा सकता। सूकी के पति ब्रिटिश नागरिक थे। सूकी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और कह रही हैं कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो राष्ट्रपति से ऊपर होंगी। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हम जीतने जा रहे हैं। मैंने कहा है कि अगर एनएलजी सरकार बनाएगी तो मैं राष्ट्रपति से ऊपर रहूंगी। जाहिर है सूकी का बयान चुनौती देने वाला है। ऐसे में देखना ये होगा कि देश का सैनिक शासन उनके इस बयान को किस तरह से लेता है। गौरतलब है कि 1990 में एनएलडी ने चुनाव में भारी जीत दर्ज की थी, लेकिन सैन्य शासन ने कभी उनके हाथ में सत्ता नहीं दी, बल्कि सूकी को 20 साल तक कैद रखा।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान के राष्ट्रपति मा यिंग-जेऊ से सिंगापुर में मुलाकात की। पिछले 6 दशकों में ये पहला मौका था जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने थे। लंबे समय के बाद दोनों देशों के नेता मिले तो जरूर, लेकिन इसके मायने और मतलब अपने अपने हिसाब से निकाले गए। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के राष्ट्रपतियों ने इतिहास में पहली बार सिंगापुर में मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किसी द्विपक्षीय समझौते से परहेज किया गया। चीन के इस रवैये से ताइवान का विपक्ष आग बबूला है। वो इसे चीन की बड़ी साजिश के तौर पर देख रहा है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ताइवान में आम चुनाव हो रहा है और राष्ट्रपति मा यिंग-जू अपनी लोकप्रियता लगभग खो चुके हैं। 1949 में गृह युद्ध के बाद साम्यवादियों ने जब चीन पर अपना अधिकार जमा लिया तो राष्ट्रवादी लोग ताइवान द्वीप भाग खड़े हुए और चीन की डर से अमेरिका की शरण में चले गए। अमेरिका ने सुरक्षा का जिम्मा उठाया और ताइवान को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना दिया। देखते ही देखते ताइवान ने अपनी उच्च तकनीक के जरिए दुनिया के नक्शे पर अपनी विशिष्ट पहचान बना ली। वक्त के साथ चीन का दबदबा बढ़ता गया और 1971 में ताइवान की जगह उसे यूएन में जगह मिल गई। 2000 में स्वतंत्र ताइवान समर्थकों की भारी जीत हुई, लेकिन उसे चीन ने स्वीकार नहीं किया। 2008 में चीन समर्थक KMT पार्टी सत्ता में आई। दरअसल चीन ताइवान को अपना एक प्रांत मानता है, जबकि KMT चीन के साथ संघीय सरकार की समर्थक। दोनों देशों की मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते मुलाकात भी की। चीन द्विपक्षीय समझौता न कर ताइवान को दो देशों के बीच नहीं बल्कि केंद्र और राज्य का मामला बताने की कोशिश कर रहा है। सीरिया में जारी गृह युद्ध के दौरान जहरीली मस्टर्ड गैस के हमलों के साक्ष्य मिले हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये रासायनिक हथियार जिस शहर में प्रयोग हुए हैं वहां इस्लामिक स्टेट के आतंकी और बागी लड़ाके सक्रिय हैं। रासायनिक हथियारों की रोकथाम के लिए काम करने वाले संगठन OPCW ने कहा है कि हलब की लड़ाई के दौरान गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच फ्रांस ने सीरिया और इराक में IS के खिलाफ जारी लड़ाई में गठबंधन सेनाओं की मदद के लिए अपने सबसे बड़े युद्धपोत को भेजने का फैसला किया है। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के पीछे अहम भूमिका निभाने वाले इराक के नेता अहमद चलाबी की मौत हो गई है। चलाबी बगदाद में अपने घर पर मृत पाए गए। माना जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। बताया जाता है कि चलाबी ने ही कथित तौर पर अमेरिका को सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार होने की जानकारी मुहैया कराई थी, जो बाद में गलत साबित हुई। पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक कारखाने के निर्माणाधीन इमारत ढह जाने से 35 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों के मलबे में दबे होने की आशंका है। थैले बनाने वाला ये कारखाना लाहौर के बाहरी इलाके में सुंदर औद्योगिक एस्टेट में मौजूद है। मालदीव में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के हत्या का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार उपराष्ट्रपति अहमद अदीब के खिलाफ संसद में महाभियोग चलाया गया, जो भारी मतों से पारित हो गया। हालांकि मुख्य विपक्षी दल MDP ने महाभियोग का बहिष्कार किया। संसद ने राष्ट्रपति द्वारा घोषित की गई 30 दिनों के आपातकाल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के महल के पास हथियार और विस्फोटक मिलने के बाद यामीन ने आपातकाल की घोषणा की थी। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी के सक्रिय हो जाने से हड़कंप मच गया। ज्वालामुखी के फटने के कारण बाली हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। लोबोक द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी से निकल रही राख और धुआं बाली की फिजा में फैल गया। धुएं के साफ हो जाने के बाद ही बाली हवाई अड्डे को खोला जा सका। तो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी से हवाई अड्डे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और वहीं रूसी विमान हादसे में बम की आशंका जताई जा रही है। रुख करते हैं यूरोप का। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिस्र में रूसी विमान हादसे के पीछे बम होने की आशंका जताई है। खुफिया रिपोर्ट में शर्म अल शेख एयरपोर्ट की कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने की बात कही गई है। हालांकि दोनों देशों की ओर से कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका। इस बीच मिस्र और रूस ने इन दावों को खारिज कर दिया है। मिस्र के सिनाई में हुए विमान हादसे का रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में विमान में बम रखे जाने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में शर्म अल शेख एयरपोर्ट के कमजोर सुरक्षा तंत्र को चकमा देने की बात कही गई। रिपोर्ट में सैटेलाइट की उस तस्वीर का जिक्र है जिससे पता चलता है कि विमान के संपर्क टूटने से ठीक पहले सिनाई के ऊपर आकाश में तेज रोशनी चमकी थी। आशंका जताई जा रही है कि रोशनी धमाके से निकली होगी।
विमान से बरामद दोनों ब्लैक बॉक्सों में से एक के डाटा में काफी तेज धमाके जैसे आवाजें रिकॉर्ड हैं। हालांकि अभी तक दोनों देश मामले में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। इस बीच रूस ने अपने नागरिकों को मिस्र से वापस लौटने का निर्देश जारी किया है। उधर मिस्र ने ब्रिटेन और अमेरिका के अंदेशों को जल्दबाजी भरा कदम बताते हुए ऐसी आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। रूसी विमान हादसे को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि अगर इस्लामिक स्टेट का दावा सही साबित होता है तो ये पहला मौका होगा जब IS के आतंकियों द्वारा किसी भी नागरिक विमान को निशाना बनाया गया। IS के दावे के सही होने से मिस्र को भी भारी नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि पर्यटकों से गुलजार रहने वाले देश मिस्र को राजस्व में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विमान दुर्घटना के बाद ब्रिटेन, आयरलैंड और नीदरलैंड ने मिस्र के शर्म अल शेख के हवाई अड्डे से अपनी उड़ानों पर रोक लगा दी है। तुर्की में राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगान के नेतृत्व वाली AK पार्टी को बड़ी जीत मिली है। इसी के साथ तुर्की में एक बार फिर से एकल पार्टी शासन की वापसी हो गई है। हालांकि अमेरिका की तर्ज पर देश में राष्ट्रपति व्यवस्था लागू करने के रिसेप तैयब अर्दोगान के सपने को पूरा करने के लिए जनमत नहीं मिल पाया है, फिर भी वो इस ओर कदम बढ़ाने का इशारा दे रहे हैं। करीब 5 महीने पहले बहुमत हासिल करने से चूक गई जस्टिस एंड डेवलपमेंट यानी AK पार्टी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की है। चुनाव सर्वे को धता बताते हुए AK पार्टी 550 सदस्यीय संसद में 317 सीटें जीतने में कामयाब रही। पार्टी को करीब 50% वोट मिले। तुर्की में 10% वोट हासिल करने वाली पार्टी को ही संसद में जाने का मौका मिलता है। इससे कम वोट पाने वाली पार्टियों का हिस्सा जीतने वाली दूसरी पार्टियों में बांट दिया जाता है। माना जा रहा है कि राष्ट्रवादी MHP के किसी के साथ सरकार न बनाने को जनता ने अच्छी नजर से नहीं देखा। खैर, वजह जो भी रही हो, 13 साल से सत्ता संभाल रही AK पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत में है और राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने देश में राष्ट्रपति व्यवस्था लागू करने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि ऐसे किसी भी फैसले के लिए पार्टी को संसद में 330 सदस्यों की जरूरत होगी, जो कि उसके पास नहीं है। संसद का सत्र शुरू होने के बाद मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल संसद में नए संविधान पर गंभीरता से काम करेंगे। हमने संक्षिप्त रूप से इस मुद्दे पर PM से बात की है। उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि विपक्षी नेताओं के साथ बात करके नए संविधान पर गौर किया जाएगा। विपक्ष इसे खौफ के माहौल में लड़ा गया चुनाव बता रहा है। कहा जा रहा है कि कुर्द बाहुल्य पूर्वी इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के नाते कई उम्मीदवार प्रचार भी नहीं कर पाए। इसके अलावा विपक्ष के कई मीडिया केंद्रों को भी निशाना बनाया गया, जिसे लेकर विपक्ष और कई विदेशी पर्यवेक्षक चुनाव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से करीब 50% वोट लेकर सत्ता में पार्टी को नई नीति बनानी चाहिए, जिससे सभी लोगों का कल्याण हो। लेकिन इसके बजाय सत्ताधारी दल कुर्दिश आंदोलन को दबाकर और ज्यादा दुश्मनों को खड़ा कर रहा है। चुनाव नतीजे भले ही अप्रत्याशित हैं, लेकिन सरकार के सामने आने वाली समस्याएं अप्रत्याशित नहीं हैं। सीरिया मुद्दा, बढ़ती आतंकवादी घटनाएं, कुर्द समस्या और आर्थिक बदहाली जैसे ज्वलंत मुद्दों पर आवाम की उम्मीदें नई सरकार पर टिकी हुई हैं, जिसे पूरा करना आसान नहीं होगा। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में एक नाइट क्लब में लगी आग को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के दबाव में प्रधानमंत्री विक्टर पोंटा ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि प्रदर्शनकारी त्यागपत्र से संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि राजनीतिक सुधारों की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। विक्टर पोंटा भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं। जर्मन सरकार में शामिल सहयोगी घटक दलों के बीच शरणार्थियों की समस्या के निपटारे को लेकर एक समझौते पर सहमति बन गई है। जनवरी से अक्टूबर में शरणार्थियों की संख्या 8 लाख के करीब पहुंच गई, जिसे लेकर एंजेला मर्केल सरकार के सहयोगी धड़ों के बीच मतभेद हो गया था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सर्दी के बावजूद अगले 4 महीने भी शरणार्थियों का तुर्की से यूरोप जाने का सिलसिला जारी रहेगा। जनवरी तक 5000 शरणार्थी प्रतिदिन यूरोप का रुख करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्रीन क्लाइमेट फंड ने $168 मिलियन गरीब देशों को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये बांग्लादेश, मालदीव, फिजी, सेनेगल, मलावी और पेरू में 8 परियोजनाओं पर खर्च होगा।
जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाए गए इस फंड ने पहली बार किसी परियोजना को मंजूरी दी है और ऐसे में इस फैसले से 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलने वाले सम्मेलन के दौरान ठोस फैसले की उम्मीद बढ़ गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जहां संयुक्त राष्ट्र ने अच्छी पहल की है, तो वहीं ओबामा ने जलवायु परिवर्तन का हवाला देते हुए कनाडा के साथ कीस्टोन पाइपलाइन को खारिज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कनाडा से अमेरिका तक बनाए जाने वाले विवादित तेल पाइपलाइन की योजना को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि कीस्टोन पाइपलाइन राष्ट्रीय हित में नहीं है और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था या देश की ऊर्जा सुरक्षा का भला नहीं होगा। लगभग 1900 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन को कनाडा में अल्बर्टा से अमेरिका के नेब्रास्का में स्टील सिटी तक बिछाया जाना था। ब्राजील में बांध टूटने के बाद एक खदान के धंसने से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बांध के टूटने के बाद बेंटो रोड्रिग्स शहर में पानी फैल गया। इस हादसे में खदान के अपशिष्ट पदार्थों से घिरे गांव में तबाही का मंजर देखा गया। हादसे में कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का जनता से किया गया अजीबोगरीब वादा इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि अगर साल के अंत तक 10 लाख नए घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने में वो विफल रहते हैं तो खुद को दंड देने के लिए अपनी मूंछ मुंडवा लेंगे। ह्यूगो चावेज ने 2010 के विनाशकारी बाढ़ में घर खो देने वाले हजारों परिवारों को घर देने के लिए एक महत्वाकांक्षी आवास निर्माण परियोजना की शुरुआत की थी, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मेक्सिको के उच्चतम न्यायालय ने मारिजुआना की खेती पर पाबंदी को अवैध माना है। मारिजुआना भांग और दूसरे नशीले पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है, लिहाजा वहां ये बहस छिड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मादक पदार्थों को वैध करने की दिशा में क्या एक बड़ा कदम है। तो मेक्सिको में मारिजुआना व्यापार को कानूनी रूप दिए जाने पर मंथन चल रहा है, तो वहीं अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के व्यापारिक रिश्तों में खटास महसूस की जा सकती है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई है। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिकी चिकन के आयात पर लगी पाबंदी नहीं उठाई तो उसको दी जा रही व्यापारिक रियायतें बंद की जा सकती हैं। याद रहे कि दक्षिण अफ्रीका हर वर्ष अमेरिका को $250 मिलियन के उत्पाद निर्यात करता है। दक्षिण सूडान में एक मालवाहक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 40 लोगों की मौत हो गई है। विमान रनवे से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर हादसे का शिकार हो गया। हैरत की बात यह है कि एक बच्ची मलबे के ढेर के पास रोती हुई पाई गई। उसे खरोंच तक नहीं आई। बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और अब बात उस महिला की जो 43 साल पहले बम के हमले में बुरी तरह झुलस गई। इस बम की चपेट में आने के बाद बचना चमत्कार माना जाता है। 52 वर्षीय महिला चमत्कार का जीता जागता नमूना आज भी असहनीय पीड़ा से दो चार है, लेकिन अब उसे दर्द से छुटकारा मिलने की उम्मीद है क्योंकि उसका लेजर तकनीक से इलाज शुरू हुआ है। जंग मुल्कों के बीच होती है, कीमत आम शहरी चुकाता है। घायल मानवता होती है, हुक आवाम के दिल से निकलती है। वक्त भले ही जख्मों को भर देता है, लेकिन निशान दशकों तक बने रहते हैं। सिर्फ जख्म ही नहीं बल्कि जंग के दर्द को ढो रही हैं अमेरिका वियतनाम युद्ध की शिकार किम फुक, जो वियतनाम युद्ध का पर्याय बन गई थी और जिन्हें पूरी दुनिया नापाम गर्ल के नाम से जानती है। वियतनाम युद्ध के दौरान एक लड़की की तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। बदनाम नापाम बमों की तपिश से जान बचाने के लिए बिना कपड़े बदहवास भागती एक 9 साल की बच्ची की तस्वीर ने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया था।
फोटो ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। तस्वीर खींचने वाले को पुलित्जर पुरस्कार मिला और फोटोग्राफर निक उट की कोशिशों से किम फुक को जीवनदान मिला। वियतनाम में जंग के शोले भले बुझ गए, लेकिन जिस्म पर लगे नापाम बम के जख्म का दर्द 43 साल बाद आज भी बरकरार है। अमूमन लोग कहते थे कि इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति स्वर्ग में मिलेगी, लेकिन एक डॉक्टर की कोशिशों से 52 साल की किम के लिए अब जन्नत जैसे जमीन पर उतर आई हो। ताउम्र दर्द सहन की पीड़ा की मजबूरी से किम को बाहर निकालने का बीड़ा उठाया है डॉक्टर जिल वाई बेल ने। डॉक्टर जिल लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से किम का इलाज कर रहे हैं और दावा करते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। इलाज में भले ही लंबा वक्त लगे, लेकिन किम बेहद खुश हैं। किम को उम्मीद है कि उन्हें दर्द से निजात ही नहीं मिलेगी, बल्कि नई जिंदगी भी हासिल होगी। दरअसल 1972 में अमेरिका वियतनाम जंग जब अपने शबाब पर थी, दुश्मन को सबक सिखाने में जुटी वियतनाम सेना ने गलती से अपने ही नागरिकों पर नापाम बम गिरा दिया। नापाम बम नेफ्थेनिक और पामेटिक एसिड से बनता है और जलने पर करीब 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पैदा करता है। जल जैसा होने की वजह से शरीर से एक बार चिपक जाने के बाद इससे छूटने का कोई उपाय नहीं होता और 1200 डिग्री की तपिश सहकर जीवन बचना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। किम ऐसे ही चमत्कार का नमूना है। किम जंग के ज्यादतियों का नमूना है। किम जंग के जख्म का नमूना है, लेकिन साथ ही किम जिंदगी की और जिंदादिली की मिसाल हैं। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं थाईलैंड में आयोजित होने वाले मिस इंटरनेशनल क्वीन 2015 प्रतियोगिता की झलकियों के साथ। ये प्रतियोगिता किन्नरों को मंच प्रदान करती है। तो हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।